तो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आप सभी को थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिससे हम हेल्प कर पाएँ जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 11th-12th या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो चाहते हैं डोमेस्टिक कंपनी से मूव होना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफाइल में जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ पी एंड एल स्टेटमेंट, या फिर हम बोलें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है पी एंड एल स्टेटमेंट की, और या पी एंड एल जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ कि ये जो पी एंड एल स्टेटमेंट है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, ये नॉर्मली जो हमारे फाइनेंशियल्स हैं उसका पार्ट होता है। फाइनेंशियल्स का मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट और पी एंड एल हैं ये फाइनल अकाउंट, जैसे आपने 11th-12th में पढ़ा होगा या फिर जो लोग 11th-12th में हैं, ठीक है, वो अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जो पी एंड एल स्टेटमेंट है, तो पी एंड एल स्टेटमेंट की जो क्लैरिटी है वो आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसकी नीड फ्यूचर में इंटरव्यू के टाइम पे भी पड़ेगी। इवन अगर आप किसी कंपनी के अंदर प्लेस्ड हो जाएंगे, और ख़ासकर अगर आपका जो प्रोफाइल है वो अकाउंट्स पेबल या फिर P2P प्रोफाइल होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी नीड पड़ेगी। हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके ओवरव्यू या इसकी मीनिंग को समझते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स पे जाऊं तो उसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समराइज द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस incurred during a specified period, usually a fiscal year और a fiscal quarter भी बोल सकते हैं इसे। और इसको लेके एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि जो लोग अभी फ्रेशर हैं या फिर जो लोग डोमेस्टिक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके माइंड में रहता है कि जो पी एंड एल स्टेटमेंट है या फिर जो बैलेंस शीट है या फाइनल अकाउंट जो बनते हैं वो ईयर एंड पे बनते हैं, मतलब 31 मार्च, ठीक है। नॉर्मली जो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक वो चलता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ओवरसीज और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूं तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से होता है और एंड होता है 31 दिसंबर में, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके प्रोस्पेक्टिव में। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये आपको समझनी पड़ेगी कि जो पी एंड एल स्टेटमेंट है वो ऐसा नहीं है कि कंपनीज के अंदर, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वहाँ पर सिर्फ एनुअल बेसिस पे वो प्रिपेयर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जो है जो बड़ी कंपनीज हैं, खासकर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, उनके लिए ये लीगल कंप्लाइंसेस हो जाता है, खासकर सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना, और उसके अकॉर्डिंग जो है उन कंपनीज को क्वार्टरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल जो हैं वो पब्लिश करने होते हैं फॉर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स का मतलब वही है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। उसके अंदर शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, और इवन गवर्नमेंट भी उसके अंदर कवर होती है स्टेक होल्डर्स के अंदर, ठीक है। एक पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे नई चीज़ जानी वो ये है कि जो पी एंड एल स्टेटमेंट है वो सिर्फ ईयर एंड पे नहीं बनती, वो क्वार्टरली भी बनती है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट अगर बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे मैं पिछले कई सालों से मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्किंग हूँ, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस या एक्सपोजर है उसी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वहाँ पर जो वॉल्यूम है ट्रांजैक्शन का वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनके लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपने फाइनेंशियल जो हैं एक साथ ईयर एंड पे क्लोज करें, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो अपने जो फाइनेंशियल्स हैं वो हर महीने क्लोज करते हैं। फाइनेंशियल हर महीने क्लोज करने का मतलब क्या है? हर महीने फाइनेंशियल क्लोज करने का मतलब ये है कि जो पी एंड एल है, बैलेंस शीट है, या फिर जो नोट्स टू अकाउंट है वो हर महीने प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी में और मल्टीनेशनल कंपनी की अकाउंटिंग में, ठीक है। पहली जो चीज़ है वो आपने यहाँ पे सीखी कि जो पी एंड एल स्टेटमेंट है उसके अंदर एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है,
और ये समराइज करना जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड से बिलोंग करता है। वो एक महीना भी हो सकता है, एक क्वार्टर भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं और एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज ये क्लियर आपको समझनी है। अब ये इनकम और एक्सपेंस जो है वो क्या हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं वो आगे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हमें ये बेसिक थॉट प्रोसेस जो है हमारा ये रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, सिनोनिम्स विद इनकम स्टेटमेंट। हाँ, तो इसे जो है कुछ कॉर्पोरेट जो लैंग्वेज में या टेक्निकल टर्म्स में जो आपस में डिस्कशन होता है, कुछ जगह इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, वैसे इसके अंदर इनकम और एक्सपेंसेस दोनों आती हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट भी कुछ जगह पर इसे एड्रेस किया जाता है, इस नाम से भी एड्रेस किया जाता है। तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं सोचें कि इनकम स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ इनकम आएगा, नहीं। इनकम स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस दोनों चीजें, दोनों फैक्टर्स जो हैं कंसिडर होंगे। ठीक है, लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज एबिलिटी और इनएबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग कॉस्ट और बोथ। ठीक है, सो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है, इससे एक्चुअली में पता क्या चलता है, इससे अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो पता लगती है कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है। वो एक्चुअली में घाटे में जा रही है कोई कंपनी, या फिर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता लगती है इनकम स्टेटमेंट को या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के। अगर आप किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे और अगर आपको जो इनकम वाला पार्ट है वो अगर ज़्यादा दिख रहा है और एक्सपेंसेस वाला पार्ट अगर कम है, तो इसका मतलब उस कंपनी की एबिलिटी अच्छी है। अगर वो कंपनी जो है फाइनेंशियली स्टेबल है, या उस कंपनी को आप बोल सकते हैं वो एक पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव सिचुएशन में है। ठीक है, मतलब उस कंपनी को उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, या उसके अगर छोटे बिजनेस की बात करूं तो जो मालिक हैं, ठीक है, वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे उसे चला सकते हैं उस बिजनेस को, अगर किसी बिजनेस के अंदर इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेस कम है। तभी उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, अगर इसके अपोजिट अगर सिचुएशन हो जाए कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं और इनकम जो है वो कम हो जाए, तो इस सिचुएशन में बिजनेस को हम बोलेंगे कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, और इस तरह के बिजनेस ज़्यादा लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा टाइम में बिजनेस बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल मेंशन होती है। वो इनकम मल्टीपल हो सकती हैं, अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऐसी एक्सपेंसेस भी होते हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, वो क्या होते हैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे हम, और इसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सो मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके लिए कुछ और इंफॉर्मेटिव कंटेंट मेंशन किया है, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो मैंने जैसे आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में या कॉरपोरेट्स के अंदर जो है नॉर्मली यूज में आते हैं। तो कई बार हो सकता है कि इन फ्यूचर आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जाएं, या फिर आपका कुछ लोगों के बीच में कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है जहां पर ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी कि हाँ, ये जो टर्म है एक्चुअली ये बिलोंग किससे करती हैं या किस बारे में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अगर कोई आपके सामने एक्सपेंस स्टेटमेंट बोलेगा या इनकम स्टेटमेंट बोलेगा, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि एक्सपेंस स्टेटमेंट का मतलब वो है जिसमें सिर्फ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक्सपेंस स्टेटमेंट भी टर्म यूज़ करते हैं कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट में P&L स्टेटमेंट को मेंशन करने के लिए। और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। कुछ कंपनीज के अंदर या कॉर्पोरेट में स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी बोला जाता है। ऑपरेशंस मतलब आपका जो बिजनेस का जो रूटीन है, या फिर जिस पर्पस के लिए बिजनेस को स्टैब्लिश किया गया है सेल परचेज के लिए, उससे रिलेटेड
जो टर्म है वो ऑपरेशंस में कवर होती है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट भी इसी का पार्ट है। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है हमारा, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस हम सेल परचेज कर रहे हैं, वो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है, मतलब वो जो सेल परचेज का जो पर्पस है कि हमें जो है पैसा कमाना है, हमें जो है इनकम जनरेट करनी है, प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट भी नॉर्मली कॉर्पोरेट के अंदर नॉर्मली सुनने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, इससे आपको क्लैरिटी आई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आप अगर ऊपर देखेंगे हेडिंग बेसिक फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, सो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपसे शेयर किया है और इससे कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि ये जो फॉर्मेट है, वैसे तो अलग अलग जो लॉज हैं उनके अंदर फॉर्मेट अलग अलग है। जैसे अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो उसके अंदर अलग फॉर्मेट है कि आपको अपने फाइनेंशियल इसी फॉर्मेट में इसी प्रेजेंटेशन मेथड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने हैं। तो अभी हम क्या इतना डिटेल या डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये जो फॉर्मेट आपके सामने आप देख रहे हैं वो एक बेसिक लेवल पे प्रिपेयर किया है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो होती क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पे मेंशन किया है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब है कि जो जिस पर्पस के लिए जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उससे अगर कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। लेकिन जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं टाटा का, टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स का क्या काम है? कार्स को सेल करना, ठीक है, कार की एक्सेसरीज को सेल करना, इसके अलावा कार की सर्विसेज से कुछ रेवेन्यू होता है। तो ये जो रेवेन्यू है कार को सेल करके, एक्सेसरीज को सेल करके या फिर कार की सर्विसेज करके, ये सारा रेवेन्यू जो है कहाँ कवर होगा? ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। ठीक है, तो ये जितना भी अमाउंट है वो यहाँ कवर होगा। ऐसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की नीड पड़ रही है, कुछ भी लेबर की नीड पड़ रही है, फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो पावर से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कवर होंगे। ठीक है, सो क्लैरिटी आ गई आपको। जब ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग आपका जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस होगा या माइनस होगा तो ऑपरेटिंग इनकम आएगी। मतलब आपने मेन लाइन ऑफ बिजनेस से उतनी इनकम जनरेट कर ली। इनकम हम तब बोलेंगे जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका रेवेन्यू कम हुआ तो वो इनकम नहीं होगी, वो लॉस वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस गेन एंड लॉसेस, ये भी मेंशन है। तो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये है कि जो कंपनी का मेन लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है लेकिन उसके थ्रू भी इनकम हो रही है। ठीक है, तो वो कैसे हो सकती है? देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे टाटा का हमने एग्जांपल लिया। अब टाटा ने हो सकता है, ठीक है, टाटा ने हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स जो हैं एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद के रख रखे हैं। ठीक है, तो वो जो शेयर्स उसने ले लिए हैं टाटा ने, वो टाटा की एसेट्स है, वो इन्वेस्टमेंट। अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर्स अगर आपने लिए हैं तो आपको पता होगा कि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो जिस कंपनी के शेयर्स लिए हैं उस कंपनी ने टाटा को डिविडेंड दिया होगा, एनुअल डिविडेंड मिला होगा। तो वो डिविडेंड जो है वो टाटा के लिए नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू बना। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्यों बना? क्योंकि वो टाटा का मेन लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है कि वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे और वहां से इनकम जनरेट करे। तो टाटा अगर डिविडेंड रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। आगे हम डिटेल में समझेंगे, आगे और वीडियोस के अंदर भी हम ये बहुत डेप्थ में सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करें, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो है आप टाटा ने क्या किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि टाटा ने क्या किया। टाटा का जो ऑफिस था, टाटा के ऑफिस के बाहर एक पार्क था।
अब टाटा ने उस पार्क को मेंटेन कर दिया, उस पार्क को बहुत अच्छे से बना दिया, उसमें जो है गार्डनिंग करवा दी, उसके अंदर जो है बैठने के लिए अच्छे से चेयर वेयर लगवा दी, ठीक है। तो वो जो खर्चा हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो जो है वो उसके बिजनेस के अलावा जो है अदर एक्सपेंसेस आप बोल सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो पार्क को मेंटेन करने में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं कई बार जो अपने जो ऑफिस के आसपास कोई पार्क होता है या फिर कोई ऐसा चौक होता है, उस पर वो मेंटेन वो करवाते हैं और एडवर्टीजमेंट भी मेंशन कर देते हैं कि ये मेंटेन्ड बाय दिस हॉस्पिटल या फिर दिस कंपनी, ठीक है। तो ये जो होगा वो नॉन ऑपरेटिंग में कवर होता है। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल या डेप्थ में जाएंगे तो फ्यूचर में एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे कि वो क्या होती है और वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझ लिया। तो अगर इसकी एडजस्टमेंट के बाद ऑपरेटिंग इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट के बाद जो बचता है वो बचता है इनकम बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है। सो इनकम टैक्स लगने से पहले की इनकम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 1 लाख ऑपरेटिंग रेवेन्यू है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो मान लेते हैं 60,000 है, तो 40,000 जो है आपका ऑपरेटिंग इनकम हुआ जो बचा, और मान लेते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू से, ठीक है, अराउंड 10,000 का रेवेन्यू आ गया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हम मान लेते हैं 0 है, कोई नहीं, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 40,000 हमारा ऑपरेटिंग इनकम था, 10,000 नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ, तो ये 40 और 10 50 हो गया, तो 50,000 हमारे पास इनकम आ गई जो बिफोर टैक्स है। अब इस 50,000 के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है, टैक्स लगेगा, जो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इनकम टैक्स लगेगा, इनकम के ऊपर ही लगता है वो, ठीक है। अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, वो भी हम आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे कि टैक्सेस कितनी तरह के होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जब हम इनकम में से, इनकम बिफोर इनकम टैक्स में से इनकम टैक्स लेस करते हैं, तब हमारे पास जो इनकम आती है वो हमारी नेट इनकम होती है, ठीक है, नेट इनकम। तो नेट इनकम जो है वो इनकम आफ्टर टैक्स है, ठीक है। सो होप कि आपको ये जो क्लैरिटी है या फिर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है P&L स्टेटमेंट की वो क्लियर हुई होगी, आपको पता लगा होगा कि हाँ P&L स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनीज इन्हें किस तरह से यूज़ करती हैं और आपके लिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज, जो P&L स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी ऑनलाइन असेसमेंट या ऑनलाइन टेस्ट के अंदर पूछती हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के अपने फीडबैक शेयर करते हैं या फिर हमने जो ऑब्जर्व किया है, इसीलिए हम जो है ये कवर करते हैं और आपको भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इससे आपकी नॉलेज इन्हेंस हो और फ्यूचर में इसका एडवांटेज आपको मिले, ठीक है। सो लास्ट में आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप अपना ये जो सपोर्ट है, प्यार है, वो ऐसे बनाए रखें और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने जो नोन हैं, जिन लोगों को लगता है कि इसकी नीड है, उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट से हमारा और ज़्यादा जो है मॉरल बूस्ट होता है, ठीक है। सो और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी, डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने डाउट या क्वेरी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।